अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। So what is the DNA? DNA is basically genetic material that contains all the necessary information for building an organism and then maintaining it. तो DNA बनता कैसे है? तो सबसे पहले हम देखते हैं DNA बेसिकली एक रिपीटिंग मॉलिक्यूल से बना होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में बॉन्डिंग करते हैं और एक चेन बन जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी व्हाट इज़ द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। दिस इज़ द राइबोज शुगर। राइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है और इसका जो 5th कार्बन होता है और इसके साथ एक फॉस्फोराइल ग्रुप अटैच होता है। तो ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, ये अब न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा होता है और ये न्यूक्लियोटाइड नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा होता है थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो अब हमने देखना है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड था, इसके कार्बन 3 ने 5th कार्बन के साथ जो फॉस्फोराइल ग्रुप था उसके साथ बॉन्डिंग करके एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लिया। तो अब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है 3 to 5 डायरेक्शन में। 3 to 5 डायरेक्शन में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनते जाते हैं बिटवीन द कंसेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स और एक चेन बन जाती है। बट द डायरेक्शन ऑफ द चेन फॉर्मेशन इज फ्रॉम द 5 end to 3 end, बिकॉज ये देखें ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड था, इसका जो टर्मिनल था 5th कार्बन डैट इज़ फ्री, और जो अब न्यू ऐड हुआ है न्यूक्लियोटाइड उसका जो 3rd कार्बन है डैट इज़ फ्री। तो चेन की फॉर्मेशन होती है 5 to 3 डायरेक्शन, बट द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ फ्रॉम द 3 to 5 डायरेक्शन। तो हमने ये पढ़ लिया। अब हमने देखा कि हमारे पास एक ये जो है ना डीएनए मॉलिक्यूल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन पढ़ ली 3 to 5 डायरेक्शन में। अब ये डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है। 2 स्ट्रैंड्स आपस में एक डबल हेलिक्स बना रहे होते हैं और ये जो डीएनए बनता है ये हमारे पास एसोसिएटेड होता है टू डिफरेंट प्रोटीन्स, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन्स। अब हम सबकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो हमने 3 to 5 डायरेक्शन में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन पढ़ ली, लेकिन अगर हमने इसी बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करना है तो हम कुछ एंजाइम यूज़ करते हैं। इफ़ इट वाज डीएनए तो हम डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज के थ्रू इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर देते हैं, कट कर देते हैं। और अगर हमने आरएनए को कट करना है तो हम आरएनए में 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं थ्रू राइबोन्यूक्लियेज। लाइक दिस वाज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर हमने इसको हाइड्रोलाइज करना है तो यहाँ पे एंजाइम एक्ट करेगा डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। तो अब हमने पढ़ना है कि डीएनए डबल हेलिक्स कैसे बनाता है। तो डीएनए की 2 चेन्स, ये एक चेन है और ये सेकंड चेन है। तो फर्स्ट चेन और सेकंड चेन जो हमने देखी 2 चेन्स एक एक्सिस के अराउंड आपस में कॉइल होती हैं। तो अब इससे हमारे पास एक डबल हेलिक्स बनता है। दिस इज़ कॉल्ड हेलिकल एक्सिस, और हेलिकल एक्सिस के अराउंड ये 2 चेन्स आपस में कॉइल होकर डबल हेलिक्स बना देती हैं। तो ये जो चेन्स होती हैं ये एंटी पैरेलल होती हैं। लाइक सी ये चेन थी, ये 5 to 3 डायरेक्शन में थी और इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग चेन है दैट इज़ फ्रॉम द 3 to 5 डायरेक्शन। तो ये एंटी पैरेलल चेन्स हैं और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स आउटसाइड में होते हैं और हाइड्रोफोबिक इनसाइड होते हैं। जैसे हमने देखा था कि ये 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता था। एक हमारे पास पेंटोज शुगर थी, एक फॉस्फोराइल ग्रुप था और एक हमारे पास नाइट्रोजनस बेस थी। तो नाइट्रोजनस बेसिस जो है ना वो इनसाइड पे होती हैं और आउटसाइड पे हमारे पास जो राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप था वो मिलके हमारे पास डिऑक्सी फॉस्फेट बैकबोन बना देती हैं। एक बैकबोन बन गई है और ये हाइड्रोफिलिक होती है और इनसाइड जो होती हैं हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक होती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आउटसाइड जो है ना हमारे पास हाइड्रोफिलिक आउटसाइड है और ये हाइड्रोफोबिक इनसाइड है। और जब ये हमारे पास आपस में कॉइलिंग की तो हमारे पास कुछ ग्रूव्स बने, कुछ स्मॉल ग्रूव्स बने, उनको हम बोलते हैं माइनर ग्रूव्स, और कुछ मेजर ग्रूव्स बने, वो जो लार्ज होते हैं उनको हम बोलते हैं मेजर ग्रूव्स। अब इसको हम क्लिनिकली कैसे कोरिलेट करते हैं। जब हमारे पास कैंसर को हमने ट्रीट करना होता है। कैंसर बेसिकली क्या होता है, न्यू सेल्स की बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, न्यू सेल्स बन रहे होते हैं। तो उन न्यू सेल्स को हमने रोकने के लिए कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एंटी कैंसर ड्रग है एक्टिनोमाइसिन डी। अब ये क्या करती है, ये इंटरफेयर करती है माइनर ग्रूव में जाके। दिस वॉज अ स्मॉल माइनर ग्रूव, यहाँ पे जाके इंटरफेयर करेगी, यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन को रोकेगी। डीएनए रेप्लिकेशन जब रुक गई तो आगे पूरा सेंट्रल डोगमा रुक गया। जो ट्रांसक्रिप्शन होनी थी उसके बाद ट्रांसलेशन होनी थी वो सब सेंट्रल डोगमा रुक गया। इस तरह एंटी कैंसर ड्रग एक्टिनोमाइसिन एक्ट करती है। अब हमने देखनी है इनकी बेस पेयरिंग कैसे होती है। अब इसमें जो है ना 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। एडिनिन होती है, एडिनिन, थाइमिन और साइटोसिन और गुआनिन। तो ये 4 तरह की बेसिस होती हैं।
अब एक चेन की एडिनोसिन और जो उसकी ऑपोजिट चेन है उसकी थायमीन आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होती हैं, और एक चेन की गुआनिन और ऑपोजिट चेन की साइटोसिन आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू अटैच होती हैं। और यही पैटर्न थ्रू आउट चल रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है। एडिनोसिन थायमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होता है, और गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू अटैच होता है, लाइक सी। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स और इन नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होते हैं ये स्टेबलाइज करते हैं डबल हेलिक्स को। दिस वाज अ डबल हेलिक्स। अब ये गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 बॉन्ड्स थे, और ये थायमीन और एडेनिन के दरमियान 2 बॉन्ड्स थे। अब इनके बीच में हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, उनका क्या काम होता है, इस डीएनए डबल हेलिक्स को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज़ द चारगफ रूल। इसका क्या मतलब है, इसमें चारगफ ने बोला था कि सब प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स बराबर होते हैं एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर। कैसे कि हमारे पास हमने बोला था एडेनिन थायमीन के साथ बॉन्डिंग कर रहा था और गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग कर रहा था। जब हमने देखा बॉन्डिंग करें तो एडेनिन और थायमीन इक्वल थे और गुआनिन और साइटोसिन इक्वल थे, और ये हमारे पास एडेनिन और गुआनिन प्यूरीन्स थी और साइटोसिन और थायमीन जो थी ना हमारे पास पायरिमिडीन्स थी। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो सारी प्यूरीन्स और पायरिमिडीन आपस में इक्वल हो गई। दैट वाज अ चारगफ रूल। तो अब हमने इसके बाद स्टडी करना है कि हम 2 स्ट्रैंड्स को जो हमने बोला था कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू अटैच है उनको सेपरेट कैसे करेंगे। जब हमने 2 डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना है तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स से बीच ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं इनको हमने ब्रेक करना है। जब हम इनको कट करते जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तो ये 2 स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाएंगे। तो ये सेपरेशन नॉर्मल होती है जब डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा कि ये जो है ना कॉमन होता है डीएनए सेपरेशन। वहाँ पे तो एंजाइम्स के थ्रू होता है। अगर हमने लैब में करने हैं तो पीएच अल्टर कर लेते हैं या हीट करके हमने इन स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देते हैं। ये मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है। मेल्टिंग टेम्परेचर इज़ अ टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ द डीएनए इज डीनेचर। और डीनेचरेशन क्या होती है, स्ट्रैंड्स की सेपरेशन को हम डीनेचरेशन बोलते हैं। तो मेल्टिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसके ऊपर हाफ ऑफ द डीएनए इज़ डीनेचरेटेड, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। अब हमने ये मॉनिटर करना है कि कितनी हद तक डीनेचरेशन हुई है। तो हम 360 नैनोमीटर की लाइट की एब्जॉर्बेंस करवाते हैं। जो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड, अब दैट वाज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, जब इनकी सेपरेशन हो जाती है तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी है वो इस 260 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करे। तो हम ये एक्सटेंड देखते हैं कि अप टू विच एक्सटेंट 260 डिग्री की लाइट एब्जॉर्ब हो गई है, उसके अकॉर्डिंग हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि कितनी डीनेचरेशन हुई है। अब हमने देखना है स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स की 3 तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती है बी फॉर्म, एक होती है ए फॉर्म, एक होती है जी फॉर्म। तो अब ये निमोनिक बन गया है बाज। तो अब इस तरह से आप याद कर सकते हैं, जो बी फॉर्म होती है वो राइट हैंडेड होती है, ए फॉर्म भी राइट हैंडेड होती है, लेकिन जो जी फॉर्म होती है वो लेफ्ट हैंडेड होती है। अब हमने इसको इंडिविजुअली पढ़ना है। जो बी फॉर्म होती है, नॉर्मल जो डीएनए क्रोमोसोम होता है हमारे पास उसमें बी फॉर्म ही होती है, और इसका क्या होता है, ये हेलिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। अभी हमने पढ़ा है दैट वाज हेलिकल एक्सिस, और इसकी जो बेसिस थी ये परपेंडिकुलर थे। देखिए 90 डिग्री का बन रहा है, ये परपेंडिकुलर थे। तो ये नॉर्मल बी फॉर्म थी, और इसमें पर टर्न ये देखें डीएनए मॉलिक्यूल इसमें टर्न आ रहा है। 360 डिग्री के टर्न के अंदर टोटल 10 बेस पेयर्स होंगे। लेकिन जब हम ए फॉर्म ने देखा, हमने ये तो देखा कि ये राइट हैंडेड था, इसमें बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर से 12 डिग्री का फ़र्क आ रहा होता है ए फॉर्म में, और इसमें पर टर्न 11 बेस पेयर्स होते हैं। और ये ए फॉर्म कब बनती है, ए फॉर्म तब बनती है जब डीएनए आरएनए हाइब्रिड बनता है ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। और एक होती है जी फॉर्म हमने बोला था ये राइट हैंडेड नहीं होती, ये लेफ्ट हैंडेड होती है, और इसका पैटर्न जिगजैग होता है यूँ। इसका जिगजैग पैटर्न क्यों होता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स, यहाँ पे प्यूरीन्स होगी तो यहाँ पे पायरिमिडीन होगी, यहाँ पे प्यूरीन होगी तो अल्टरनेटिंग प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स का पैटर्न होता है, जिसकी वजह से जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, और इसके पर टर्न में 12 बेस पेयर्स होते हैं। तो अब हमने देखना है कि जो हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। जो लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूकैरियोट्स में होते हैं और वो एसोसिएटेड होते हैं हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ। लेकिन जो सर्कुलर डीएनए होता है वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और प्रोकैरियोट्स और माइटोकॉन्ड्रिया में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती, वहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं एसोसिएटेड डीएनए मॉलिक्यूल के साथ। और
ये तो हमारे पास क्रोमोसोमल डीएनए की बात करनी है, वो डीएनए जिसने क्रोमोसोम बनाना है। सारा डीएनए क्रोमोसोम नहीं बनाता, कुछ ऑर्गेनिजम्स है लाइक प्लाज्मिड होता है, दैट इज़ अ नॉन क्रोमोसोमल डीएनए। ये एक्स्ट्रा होता है, ये न्यूक्लियस में या फिर न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट नहीं होता, ये एक्स्ट्रा एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ये भी सर्कुलर होता है, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। अब इसका हम कैसे यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू कैरी द इट इज़ यूज एज अ वेक्टर इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू वांट टू गेट मोर टॉपिक्स डन विद मी, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।